नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है मल्टीपल एलील्स का। अब क्या होता है कि जीन में जो है वो हमने पहले देखा कि जीन की दो ही जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि समटाइम जीन में म्यूटेशन हो जाती है, लाइक जीन के स्ट्रक्चर में या फंक्शन में कोई ऐसी चेंजेस आ जाती है जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अलील जो है वो जीन के प्रोड्यूस हो जाती हैं। सम जीन्स की जो है वो एज मैनी एज 300 अलील्स तक जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। तो ये तमाम जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं एक जीन की, इनको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। ठीक है, ऐसी जीन्स इनकी मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, उनको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। अब ये जो मल्टीपल एलील्स होती हैं ये ह्यूमन बॉडी में या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट जो है वो फंक्शनिंग जो है वो उसमें रोल प्ले करती हैं। तो उसकी वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसमें देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि ह्यूमंस में पाया जाता है। हम जानते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है कि कॉल एंड स्टीनर इन ने जो है वो 1901 में इसको डिस्कवर किया था। अब अगर हम बात करें कि ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको इनकोड करती है अब सिंगल जो है वो पॉलीमॉर्फिक जीन। अब पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिक मीन शेप, ठीक है, या फॉर्म। तो ऐसी जीन्स जिसकी मैनी फॉर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक जीन है आई, जो कि क्रोमोसोम 9 पे जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर हम इस जीन की बात करें तो इसकी 3 मल्टीपल एलील्स होती हैं, जो कि आई ए है, आई बी है और ये आई है। अब अगर हम आई ए और आई बी की बात करें तो ये जो है ये इसकी डोमिनेंट फॉर्म है, और जो स्मॉल आई है वो इसकी रिसेसिव फॉर्म है। अब ये जो आई ए है ये क्या करती है, ये स्पेसिफाई करती है प्रोडक्शन ऑफ ए एंटीजन की, और जो आई बी है ये स्पेसिफाई करती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन बी। ठीक है, आई जो है वो किसी किस्म की कोई एंटीजन जो है वो प्रोडक्शन नहीं करती। अब अगर हम इस पिक्चर में आ जाएं तो हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप है वो 4 टाइप की फिनोटाइप है। एक है ए बी, ए बी एंड ओ। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की जो फिनोटाइप है वो उसकी एंटीजन जो है वो रिप्रेजेंट करती है। जिस किस्म की उसमें एंटीजन पाई जाएगी पार मौजूद होगी वही उसकी क्या होगी, उसकी फिनोटाइप होगी। लाइक अगर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए है। अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी है। और अगर दोनों टाइप की एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। और अगर किसी किस्म की कोई एंटीजन नहीं है तो वो क्या होगा, ओ। अब बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा कि अगर जैसे हम कहते हैं कि अगर तो होमोजाइगस है, जैसे आई ए और आई ए दोनों हैं, तो फिर ब्लड ग्रुप क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ आई ए और आई ए, यानी कि दोनों जो अलील हैं वो क्या हों, वो होमोजाइगस होमोजाइगस जो है वो डोमिनेंट हो तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा। और अगर आई ए और इसके साथ स्मॉल आई हो यानी कि हेट्रोजाइगस हो, तो यहाँ पे चूंकि एक जो है वो डोमिनेंट अलील आ रही है तो ये भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। सिमिलरली जो अगर आई बी यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, या आई बी और स्मॉल आई होगा यानी कि हेट्रोजाइगस जो होगा कंडीशन, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और अगर दोनों होंगे यानी कि आई ए आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। बेसिकली ये जो ए और बी, आई ए और आई बी जो जीन की अलील्स हैं ये क्या हैं, ये एक दूसरे के साथ को डोमिनेंट है, ये अपने आप को एट अ टाइम जो है वो एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों मौजूद होंगी तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। अगर दोनों रिसेसिव फॉर्म हैं तो फिर क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। यही वजह है कि ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें दोनों जो है वो रिसेसिव फॉर्म है। ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ तब होगा जबकि आई की जो है वो रिसेसिव फॉर्म्स होंगी। अब अगर हम बात करें कि ब्लड ग्रुप की इनकी एक्सप्रेशन की, तो जो आई जीन है ये अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देती हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। ठीक है, जैसे ही एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फिर जो है ये अपना एक्सप्रेशन जो है वो स्टार्ट कर देती है और कीप ऑन एक्सप्रेसिंग टिल डेथ, और ये एक्सप्रेस करती रहती हैं जब तक कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो जिंदा रहता है। ठीक है, अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें तो सीरम के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। तो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लाज्मा के अंदर तब अपीयर होती हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है, फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ, बर्थ के थोड़े ही मंथ के बाद जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देती हैं, और नेचुरली अकरिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंटीजन। ठीक है, अब इनकी अकरेंस की अगर हम बात करें तो जो कोरिस्पोंडिंग एंटीजन प्रेजेंट है उसके ये ऑपोजिट होंगी। ठीक है, अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगी बल्कि क्या होगी,
बी एंटीबॉडी होगी। और अगर बी एंटीजन है तो अब ए और बी में चूंकि दोनों एंटीजन्स हैं तो यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। और अगर हम ओ की बात करें तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर दोनों टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। तो अब हम इसको समराइज़ करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप की 4 फिनोटाइप्स हैं वो उसकी जो एंटीजन है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है और जो एंटीबॉडी है वो ऑपोजिट है। यानी अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगी ए और एंटीबॉडी क्या होगी बी। तो इस तरीके से सारे ब्लड ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि अगर एक टाइप की एंटीजन और एंटीबॉडी एक टाइम पे आरबीसीज में प्रेजेंट हो तो फिर क्या होती है कि एग्लूटिनेशन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो क्लम्प कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मैसिव सेल्स बना देते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि फिनोटाइप ए विल एग्लूटिनेट और क्लम्प एनी आरबीसी विद बी एंटीजन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर फिनोटाइप ए है और उसके अंदर अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, या ए फिनोटाइप में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो फिर क्या होता है कि आरबीसीज जो है वो उनमें एग्लूटिनेशन हो जाती है, वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ क्लम्प कर लेते हैं। जैसे क्लम्पिंग होता है कि मैस ऑफ सेल्स बन जाना, ठीक है, जैसे डिफरेंट सेल्स जो है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं क्लम्पिंग। तो ये जो क्लम्पिंग होती है ये क्या होती है कि ये फिर जो कैपिलरीज होती हैं, इन बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू जो है वो हमारा ब्लड पास आउट करता है। ठीक है, तो उन कैपिलरीज से ये जो क्लम्प्स बन जाते हैं ये फिर पास आउट नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि कैपिलरीज को की ब्लॉकेज हो जाती है। अब अगर ए बी फिनोटाइप की बात करें तो हमने पढ़ लिया है कि इसमें ए और बी दोनों तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती और ओ में ए और बी दोनों तरह की एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। अब यहाँ पे हमने एग्लूटिनेशन की अगर बात करें तो ये सीरियस अगर इसके सीरियस रिजल्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि क्लम्प्ड सेल जो होती हैं वो फाइन कैपिलरी से पास नहीं करते, कैपिलरी ब्लॉकेज हो जाती है और इसके जो है वो अल्टीमेट जो है वो बहुत से डेंजर्स जो है वो इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब द ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरम। ठीक है, तो सीरम वो होता है जिसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़, जिसमें जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम सीरम कहते हैं। तो ब्लड सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी उसको हम क्या कहेंगे, एंटी सीरम कहेंगे। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की बात करें तो अगर हम ओ और ए बी की पहले बात करें तो ओ जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं और ए जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स होते हैं, क्योंकि ए बी जो है वो किसी से भी अपना ब्लड जो है वो ले सकते हैं और ओ जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ए और ए बी जो है वो ए और ओ से जो है वो ब्लड ले सकते हैं, ऐसे ही बी और ए बी जो है वो ओ से ले सकते हैं और बी से ले सकते हैं। ठीक है, ए बी जो है वो ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं, इसीलिए इनको जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहते हैं। और ए बी ओ बी और ओ जो हैं वो ओ से ले सकते हैं क्योंकि ओ जो है वो उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। लेकिन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है तभी सेफ़ होता है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें किसी को दें तो उसमें एग्लूटिनेशन ना हो। तो इसी वजह से जो है वो जब ब्लड टेस्ट करने से पहले जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो है वो ब्लड की टेस्टिंग की जाती है, कंपेटेबिलिटी चेक की जाती है दोनों तरह के रेसिपिएंट और डोनर में। अगर ऐसा ना किया जाए, अगर क्लम्पिंग हो जाए तो क्या होता है कि या तो रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो डोनर के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो या फिर डोनर की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो रेसिपिएंट के आरबीसीज को हिमोलाइज कर देती हैं, लाइक उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है आरबीसीज की। यहाँ पे अगर हम बात करें ए एंड बी एंटीजन्स की तो वो सेलिवा और अदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर भी जो है वो प्रेजेंट होती है कुछ पर्सनस के, तो उसको हम कहते हैं सेक्रेटर्स। अब सेक्रेटर्स जो है उसके अंदर डोमिनेंट सेक्रेटर जीन होती है SE ऑन क्रोमोसोम 19। अब यहाँ पे आपकी बुक में उन्होंने बताया हुआ है कि जेनेटिक एनालिसिस ये जो ब्लड ग्रुप्स का है ये इस डिस्प्यूटेड पेरेंटेज का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कैसे कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का ही होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है उसका एक का ब्लड ग्रुप AB है और दूसरे का ब्लड ग्रुप A है, तो जो बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप कभी भी O नहीं हो सकता, क्योंकि O जो है वो दोनों रिसेसिव फॉर्म में होगा। हाँ, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप A है और दोनों ही हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तो मे भी उनके जो कुछ चिल्ड्रन है वो O ब्लड ग्रुप की तरफ चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि अ चाइल्ड हैविंग AB फिनोटाइप कैन नॉट बी द चाइल्ड ऑफ O टाइप फिनोटाइप। ठीक है, अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप AB है तो वो कभी भी उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता, वो या तो A हो सकता है या B हो सकता है या AB हो सकता है, दोनों का। सिमिलरली ब्लड ग्रुप टाइप B कैन नॉट बी द फादर ऑफ चाइल्ड हैविंग A टाइप फिनोटाइप
हुज मदर इज फिनोटाइप ओ। अगर एक पेरेंट, इसमें वो बता रहे हैं कि ब्लड ग्रुप टाइप बी, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है और उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ओ है, तो उनका जो चाइल्ड है उसकी फिनोटाइप कभी भी ए नहीं हो सकती, ठीक है, उसकी बी ही हो सकती है या ए हो सकती है, सॉरी बी हो सकती है या ओ हो सकती है। तो यहाँ पे तो बताया हुआ है कि अगर ए बी होगा तो दोनों डोमिनेंट जीन्स होंगी ए और बी की, ए हो तो दोनों डोमिनेंट या होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। इसी तरह बी में भी होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। ओ में जो है वो सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव वाली अलील्स आएंगी। इसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये जो एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये मज़ीद डिफ्रेंशिएटेड होता है बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। आपने सुना होगा कि अगर किससे पूछें कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो कहते हैं ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। तो ये जो ओ पॉजिटिविटी और जो नेगेटिविटी है ये जो डिटर्मन करती है ये आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम करता है। तो अब ये क्या होता है कि ये सबसे पहले रीसस मंकी में जो है वो डिस्कवर हुआ था। अभी क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये रेफर करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको हम कहते हैं आर एच फैक्टर। अगर तो यहाँ पर आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो फिर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर आर एच फैक्टर नहीं होगा तो फिर इसको क्या कहेंगे, ये आर एच नेगेटिव होगा। इसको लैंसटेनर ने डिस्कवर किया था 1913 में। अब ये जो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये जो है वो ये इनकोड करता है बाय 3 जीन्स सी डी एंड ई। अब ये जो तीनों जीन्स है ये क्या करती हैं, ये टाइटली लिंक्ड लोकाई पे प्रेजेंट होती है। 2 लोकस होते हैं, ठीक है, जो टाइटली लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती हैं। उसमें से जो एक लोकस है वो तो डी ने ऑक्यूपाई किया होता है और जो दूसरा लोकस है वो ऑल्टरनेटिवली कभी सी और कभी जो है ई जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस वजह से जो प्राइम इंपॉर्टेंस है वो किसकी है, वो डी लोकस की है। अब अगर हम जीन डी की बात करें तो इसकी 2 लील्स होती हैं, एक होती है डोमिनेंट कैपिटल डी और एक होती है रिसेसिव जो कि है स्मॉल डी, ठीक है। तो अगर किसी इंडिविजुअल में ये वाली दोनों होमोजाइगस फॉर्म में होंगी या हेट्रोजाइगस फॉर्म में होंगी तो वो आर एच पॉजिटिव होगा, यानी इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर इसकी रिसेसिव होगी तो ये क्या होगा, आर एच नेगेटिव। अब बेसिकली होता है क्या है कि ये जो डोमिनेंट और ये जो हेट्रोजाइगस जो आर एच पॉजिटिव है इसके अंदर आर एच आर एच एंटीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो फिर ये होगा आर एच पॉजिटिव, और अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, आर एच नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर एच जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है ये क्या करती है, रिक्वायर करती है स्टिमुलस फ्रॉम रिस्पेक्टिव आर एच एंटीजन, ठीक है। अब अगर हम आर एच पॉजिटिव की बात करें तो इसके अंदर आर एच एंटीजन है और आर एच एंटीबॉडीज़ ही प्रोड्यूस होती हैं, और आर एच नेगेटिव के अंदर ना तो कोई एंटीजन है ना ही इसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक आर एच नेगेटिव वाला जो पर्सन है वो तब तक एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि उसका एक्सपोजर ना हो जाए आर एच एंटीजन से। अब यहाँ पे अगर आर एच पॉजिटिव की बात करें तो ये टोटली इनकम्पैटिबल होते हैं आर एच नेगेटिव रिसिपिएंट से, ठीक है। जो आर एच पॉजिटिव डोनर हैं वो मतलब कि आर एच पॉजिटिव जो वाला जो ब्लड है वो आर एच नेगेटिव वाले रिसीवर को हम नहीं लगा सकते। ये टोटली जो है वो अब बेसिकली होता क्या है, जो आर एच नेगेटिव है उसके अंदर ना तो एंटीजन है ना ही एंटीबॉडी है। जब आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड उसको लगाएंगे तो उसके अंदर चूंकि एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, वो आर एच नेगेटिव के अंदर जाकर स्टिमुलस प्रोड्यूस कर देगी, वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगी। तो ये जो है ये आर एच नेगेटिव के लिए डेंजरस होगा। तो लेकिन जो है वो आर एच नेगेटिव जिसके अंदर किसी किस्म की कोई एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं है तो वो जो है वो आर एच पॉजिटिव को अपना ब्लड जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद इसके साथ ही एक लिंक टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। अब ये क्या होता है कि अगर एक आर एच नेगेटिव मदर है उसकी शादी हो जाती है किसी आर एच पॉजिटिव मेल के साथ, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग जो पैदा होंगे उनमें से कुछ जो हैं वो आर एच पॉजिटिव होंगे। ये डिपेंड करेगा कि फादर की जीनोटाइप क्या है। अगर तो फादर की जीनोटाइप डी डी है यानी कि दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं तो फिर क्या होगा, फिर और तमाम के तमाम ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, आर एच पॉजिटिव होंगे। अगर तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो फिर जो है वो हाफ ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो क्या होंगे, आर एच पॉजिटिव होंगे। तो एक आर एच नेगेटिव वाली मदर जो है जब आर एच पॉजिटिव वाला बेबी कंसीव करेगी तो फिर क्या होगा कि
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा कि जो RH पॉजिटिव की जो फीटस की जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या करेंगी, जो RBCs हैं वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके RH नेगेटिव मदर की ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। अब जब वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे तो RH नेगेटिव के अंदर जाके उनको एक स्टिमुलस मिल जाएगा, तो RH नेगेटिव वाले ब्लड में जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि RH नेगेटिव मदर है और यहाँ पे बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है। अब ये RH पॉजिटिव के से ब्लड प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू जो है वो चला जाएगा मदर के ब्लड के अंदर, तो फिर क्या होगा कि RH पॉजिटिव बेबीज ब्लड सेल्स एंटर मदर्स ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या होगा, इन्वेडिंग RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स कॉज द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज। ठीक है, मदर के ब्लड में जाके उनको मदर के ब्लड में जाके वो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेंगे और वहाँ पे एंटीबॉडी की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा कि RH के एंटीबॉडी जो है वो मदर की ब्लड स्ट्रीम रहेंगे और फिर वो अटैक करेंगे RH पॉजिटिव बेबीज ब्लड सेल, कॉजिंग जो है वो उसके जो ब्लड सेल्स हैं उसको। अब ऐसा होगा कैसे कि जो जब RH मदर के अंदर जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो फिर रिएक्ट करता है जो फीटल का जो इम्यून सिस्टम है। अब क्या होगा कि इस सीप थ्रू हो जाएंगी ये जो एंटीबॉडी हैं बैक टू द जो बेबी है उसके ब्लड तक। अब ये जो एंटीबॉडीज़ जो मदर की ब्लड से बैक जाएंगी बेबी के ब्लड में, तो क्या करेंगी कि वहाँ पे एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, वो जो RH पॉजिटिव का जो जो सेल्स हैं जो RBCs हैं उसको क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। हीमोलाइसिस जो है वो होना शुरू हो जाएगी, बर्स्टिंग ऑफ सेल्स जो है वो होना शुरू हो जाएगी। अगर ये डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूस रहे तो फीटस जो होता है वो इनिमिक हो जाता है, लाइक उसमें ब्लड की जो है वो कमी हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब इस कंडीशन में होता है तो RBCs जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती हैं इमेच्योर एरेथ्रोब्लास्ट। ठीक है, अब देखो RBCs जब जब बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जब बर्स्ट होते हैं तो चूंकि उस बेबी को सर्वाइव करने के लिए ब्लड तो चाहिए है ना, तो फिर जो जो नए बन रहे होते हैं सेल्स वो भी इमेच्योर ही होते हैं कि वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हेमोलिटिक डिजीज़ जो है वो न्यूबॉर्न की होती है, इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ठीक है, अगर ये जो अनेमिक कंडीशन होती है इसकी वजह से ये या तो अबॉर्शन हो जाता है और अगर बर्थ हो जाए तो भी जो है वो इतना सर्वाइवल जो है वो नहीं होता। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यूस रहे तो फिर जो फिटस के जो लिवर सेल और जो स्प्लीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं क्योंकि रैपिड प्रोडक्शन हो रही है RBCs की। RBCs बर्स्ट होते हैं, रिलीज होते हैं और फिर बर्स्ट होते हैं, फिर रिलीज होते हैं, तो फिर ये जो रैपिड प्रोडक्शन है इमेच्योर जो RBCs की, तो उसकी वजह से जो लिवर जो है और स्प्लीन जो है, लिवर चूँकि ब्लड प्रोडक्शन करती है RBCs की, तो वो क्या होते हैं, वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फिर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है RBCs का उसको कहते हैं बिलिरुबिन। अभी बिलिरुबिन जो है वो क्या करता है, ये बेबी के ब्रेन सेल को डैमेजेस करता है और जो उसकी स्किन का जो वाइट है जो उसका वाइट पार्ट है आइज़ का उसको येलो कर देता है, जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस। तो अगर बेबी जो है वो बोर्न हो जाता है, अलाइव होता है आफ्टर जो बर्थ, तो फिर जो है उसको बहुत सीवियर हिमोलाइटिक एनीमिया होता है और जॉन्डिस उसको फेस करना पड़ता है। तो ऐसे बेबी का ब्लड जो है फ़ौरन से जो है वो रिप्लेस करवाया जाता है RH नेगेटिव ब्लड से, ताकि उसके अंदर जो है RH नेगेटिव ब्लड ऐसा ब्लड जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी ना हो, तो फिर वो ब्लड क्या करता है अंदर जाके बेबी के ब्लड में से जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ ना प्रोड्यूस हों और वो रिएक्ट ना करें। तो यहाँ पे अगर कुछ डिस्कशन की हुई है कि अगर फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है जो RH पॉजिटिव अगर बेबी हो मदर के लिए, तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करती। तो वहाँ पे जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ RBCs जो हैं वो आफ्टर बर्थ मदर के जो है वो ब्लड में जाते हैं, लेकिन अगर वो ब्लड के अंदर रहें तो चूंकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो जो नेक्स्ट अगर RH पॉजिटिव की अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो फिर उस बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो इसका जो है वो एक छोटा सा सोल्यूशन होता है जिसको कहते हैं कि सिंपल थेरेपी है RH एंटी सीरम। अब ये जो RH एंटी सीरम है ये मदर को जो है वो लगाया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में और इमिडिएटली आफ्टर बर्थ। अब ये जो RH एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि RH एंटी सीरम में प्रोड्यूस हो रही हैं, वो क्या करती हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं RH पॉजिटिव RBCs को बिफोर द स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ मैटरनल एंटी RH एंटीबॉडीज़। ठीक है, वो क्या करती हैं कि वो RH जो पॉजिटिव का RBC है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं इससे पहले कि वो जो है वो मैटरनल RH एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करें। तो ये जो इंजेक्टेड एंटी सीरम होता है वो डिसअपियर हो जाता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले, तो मदर का जो ब्लड है वो नॉर्मल जो है वो RH नेगेटिव हो जाता है।
इसके बाद अगर हम देखें एपिस्टेसिस क्या है, तो वो क्या है कि व्हेन एन इफेक्ट कॉज्ड बाय अ जीन और जीन पेयर एट वन लोकस इंटरफेयर्स विद और हाइड्स द इफेक्ट कॉज्ड बाय अनदर जीन और जीन पेयर एट अनदर लोकस। ठीक है, कि एक जीन और एक जीन पेयर एक लोकस के ऊपर वो इंटरफेयर करती है या हाइड कर देती है उस ऐसी। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक वो है एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस क्या होता है कि व्हेन एन इफेक्ट कॉज बाय अ जीन और जीन पेयर एट वन लोकस, एक लोकस के ऊपर जो इफेक्ट कॉज कर रही है एक जीन या एक जीन पेयर इंटरफेयर्स विद और हाइड्स द इफेक्ट कॉज्ड बाय अनदर जीन और जीन पेयर एट अनदर लोकस। अब ये वाला जो इफेक्ट एक लोकस के ऊपर एक जीन या जीन पेयर प्रोड्यूस कर रही है वो क्या करती है, वो इंटरफेयर कर देती है या फिर छुपा देती है किसी दूसरे लोकस पर किसी दूसरी जीन के पैदा करदा जो उसका इफेक्ट है। एक लोकस पे एक जीन का जो इफेक्ट है वो किसी दूसरे लोकस पे जो जीन का इफेक्ट है उसको क्या कर देती है, वो हाइड कर देती है या इंटरफेयर कर देती है। तो इसको आपने डोमिनेंस के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। जो डोमिनेंस होती है वो सेम लोकस पे होती है, ठीक है। एक ही जीन की जो अलील्स होती हैं उनके दरमियान में होता है डोमिनेंट, ठीक है। एक अलील डोमिनेंट होती है, एक जो है वो रिसेसिव होती है। जो एपिस्टेसिस है वो डिफरेंट लोकस पे है, एक लोकस पे नहीं है। जैसे हमने लिखा है कि डोमिनेंस इन्वॉल्व्स इंट्रा अलीलिक जीन इंट्रैक्शन। इंट्रा होती है कि एक जो है वो इंट्रा अलीलिक आपस में एक जीन की जो अलील्स हैं, और जो एपिस्टेसिस इन्वॉल्व्स इंटर अलीलिक जीन इंट्रैक्शन, ठीक है। वो डिफरेंट लोकस पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को हाइड कर दें या उनको जो है वो इंटरफेयर करें, तो उसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट है कि वन अलील हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अदर अलील एट द सेम जीन पेयर, वन जीन हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अदर जीन एट डिफरेंट जीन लोकाई। तो यहाँ पर जो है वो बॉम्बे फिनोटाइप है। इसमें अगर हम एक्सप्रेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप को ज़रा रिवाइज करें तो उसमें हमने देखा था कि आई ए और आई बी दो जीन थी जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट थी, ठीक है। अब इनका जो एक्सप्रेशन है ये जो है वो इंटरफेयर करती है एक दूसरी जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 पे प्रेजेंट, जिसको हम कहेंगे एच जीन। जो एच जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 19 पे प्रेजेंट है और वो कोई डिफरेंट लोकस है, वो क्या करती है, वो इंटरफेयर करती है एक्सप्रेशन ऑफ आई ए और आई बी के जीन को। अब ये जो एच जीन है ये क्या करती है, ये एक प्रिकर्सर सब्सटेंस इंसर्ट करती है जो कि फिर एक शुगर मॉलिक्यूल इंसर्ट करता है आरबीसीज की सरफेस पे। अब आरबीसीज के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, एच जीन जो है वो ये फॉर एग्जांपल एक आरबीसी का सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो लगे होते हैं। अब ये जो एच जीन है ये क्या करती है कि ये एक प्रिकर्सर्स के थ्रू यहाँ पर जो है वो ये शुगर का मॉलिक्यूल इंसर्ट करती है। अब ये जो आई ए और आई बी जीन है वो इस शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर अटैच होती हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर हम कहें कि ये ए ब्लड ग्रुप है तो ये ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये जो एक लाइन से नज़र आ रही है आपको, हम कह सकते हैं कि ये शुगर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जाके वो एडहेयर कर गई है ए और बी। अब यहाँ पर जो इसका एच जीन का जो रिसेसिव फॉर्म है जो एच है, तो ये क्या करती है, ये लैक करती है, उसके अंदर वो प्रिकर्सर नहीं होता और कोई शुगर मॉलिक्यूल वो इंसर्ट नहीं करती। अब क्या करता है कि यही अगर अगर तो डोमिनेंट जीन है, अगर तो डोमिनेंट जीन के एलील्स प्रेजेंट हैं तो फिर क्या होगा, फिर तो ये शुगर मॉलिक्यूल इंसर्ट करेगी और ए और बी जो जीन्स हैं वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगी। अगर एच रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा कि शुगर मॉलिक्यूल इंसर्ट नहीं होंगे, तो जो ए और बी है उनको एडहेयर करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, वो गिर जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये इसके साथ जो है वो अटैच नहीं कर रहे बल्कि ये गिर गए हैं। अब इनके आरबीसीज में एंटीजन ए और एंटीजन बी तो नहीं होती, लेकिन इनके पास जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये फिनोटिपिकली तो ओ होती हैं लेकिन जीनोटिपिकली ये ओ नहीं होते, बल्कि ये ए या बी या ए बी ही होते हैं। अब आपकी बुक में जो एक एक्टिविटी दी हुई है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट ने लर्न किया ए बी ब्लड टाइप में, तो वो जानता था कि उसका फादर कि वो टाइप ओ है और उसके फादर जो है टाइप ए और उसकी मदर टाइप ए बी हैं। तो वो यही वजह है कि उसमें उसको बॉम्बे फिनोटाइप की वजह से वो फिनोटिपिकली तो ओ है लेकिन जीनोटिपिकली वो ओ जो है वो नहीं है, वो या तो ए बी होगा या ए होगा।
आगे जो है वो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो वो क्या है, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। अब कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स क्या मतलब क्या है कि ऐसी ट्रेड जो मुसलसल जो है वो तब्दील होती रहती हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स विदाउट एनी गैप जो है वो उनमें चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं। अब जीनोटाइप जो है वो इंटरेक्ट करती है विद इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस फिनोटाइप। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स जो है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव होता है कि क्वालिटी वाइज उसमें कितना वेरिएशन आ रही है, और क्वांटिटेटिव होता है कि क्वांटिटी वाइज उसमें कितनी वेरिएशंस आ रही हैं। अब अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्टीन्यूस वेरिएशन और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। अब जो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें कोई डिस्टिंक्ट कैटेगरीज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, टेंस टू बी क्वांटिटेटिव होते हैं। जो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन होती हैं वो क्या होती हैं कि वो क्वांटिटेटिव होती है मोस्टली। अब जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन उसमें डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड कैटेगरीज होती हैं, तो इनके बिटवीन जो है वो कैटेगरीज नहीं होती। जैसे अगर एक सीड है तो या तो वो उसकी शेप या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, वो इनके बीच में कोई शेप नहीं लेगा, ठीक है। और ये इसकी जो अगर हम इसका देखें तो वो क्वालिटेटिव जो है वेरिएशंस जो हैं वो उसमें क्वालिटेटिवली होती हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम डिसकंटिन्यूस देखें तो इसमें ना टंग रूलिंग का बता रहे हैं कि टंग रूलिंग कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, तो इसके बिटवीन जो है वो कोई चीज़ नहीं आती। ऐसे जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं, आई कलर है, ठीक है, और ब्लड ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। अगर हम कंटिन्यूस वेरिएशन की बात करें तो उसमें हाइट आ जाता है। आप देखें हाइट में कंटिन्यूसली वेरिएशंस हैं, ठीक है, इंचज़ के हिसाब से जो है वो वेरिएशन आता है। अगर आप अपनी क्लास में भी देखें तो हाइट जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, जिनकी एक जैसी नज़र भी आ रही होती है उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो हर इंडिविजुअल की जो हाइट है वो दूसरे से डिफरेंट है, तो ये होती है कि कॉन्टीन्यूस वेरिएशन हो रही है, मुसलसल जो है वो चेंजेस आ रही हैं। ऐसे ही वेट है, तो वेट भी हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का, हर इंसान का दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आगे हम बात करें हार्ट रेट की तो वो भी जो है वो चेंज होती रहती है। फिंगर लेंथ एंड लीफ लेंथ। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन होता है वो लाइन ग्राफ के थ्रू इसको प्रेजेंट करते हैं, और जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होता है वो होता है बार ग्राफ के थ्रू। अब कंट्रोल्ड बाय में आएगा कि जो कंटिन्यूस वेरिएशन होती हैं वो पोलीमॉर्फिक जीन्स के थ्रू, जो पोली जीन्स होती हैं उनके थ्रू जो है वो कंट्रोल होती हैं। अलॉट ऑफ जीन एंड इन्वायरमेंट, रेंज ऑफ फिनोटाइप्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है। जो रेंज होती है फिनोटाइप की वो दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में होती है। लाइक एक होगी कि सबसे शॉर्ट होगी और एक होगी कि सबसे लॉन्ग होगी, तो इनके बीच में आएगी रेंज। जो एक्सट्रीम्स हैं उस पर कम लोग फॉल करते हैं, जो बीच वाली रेंज है उसमें ज़्यादा लोग जो है वो फॉल करते हैं। तो जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है इसमें कुछ जीन्स जो हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स विद नो इंटरमीडिएट्स। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस होते हैं वो ज़रा लार्ज होते हैं और ज़्यादा स्ट्राइकिंग होती हैं। जो क्वांटिटेटिव वेरिएशंस होती हैं वो लेस होती हैं। अब जैसे मेंडल्स ने जितने भी चीज़ें स्टडी की थी, जैसे पी का सीड कलर था या सीड शेप थी, तो वो डिसकंटिन्यूस क्वालिटेटिव वेरिएशंस थे। उसमें दो ही फिनोटाइप्स थी, या राउंड और रिंकल्ड, पर्पल और वाइट, टॉल और शॉर्ट, ठीक है। इसी तरीके से जब 4 o'clock प्लांट को हमने स्टडी किया तो उसमें सिर्फ 3 फिनोटाइप्स थी, या रेड कलर का फ्लावर था, या वाइट था, या पिंक था। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी हमने 4 फिनोटाइप्स पढ़ी हैं, ए बी और ओ। लेकिन बहुत से ऐसी ट्रेड्स हैं जैसे कि वेट है, हाइट है, इंटेलिजेंस है, स्किन कलर्स है, ग्रेन कलर्स है, तो ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस वेरिएशन को जो है वो इसमें होती हैं, कंटिन्यूस वेरिएशन होती हैं, और इसमें बहुत सी रेंज होती हैं मैनी फिनोटाइप्स की, ठीक है। तो मेंडल ने जैसे मैंने अभी बात किया तो उसका जो फोकस था वो 2 क्वालिटेटिवली डिफरेंट फिनोटाइप्स पे था, ठीक है। तो जो कि डिटर्मन के हमने देखा था कि वो सिंगल जीन की 2 एलील्स ही डिटर्मन करती थी, ठीक है। डार्विन ने जो है विद इन अ पॉपुलेशन स्मॉल कंटिन्यूस वेरिएशन देखी थी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है वो नहीं देखी थी। अब कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने एबीओ ब्लड ग्रुप की बात की तो ये भी मल्टीपल अलील्स हैं, लेकिन ऐसी ये वाली जीन्स भी जो है वो एक बहुत ज़्यादा रिमार्केबली जो है वो कंटिन्यूस वेरिएशंस नहीं दिखाती। तो ये जो कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेट होती हैं ये इनकोड करती हैं अलील्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जीन पेयर्स, ठीक है। इसमें 2 और मोर डिफरेंट जीन पेयर्स होती हैं जो कि डिफरेंट लोकाई पे, यानी कि एक ट्रेट को डिफरेंट लोकाई पे मौजूद डिफरेंट जीन जो है वो कंट्रोल कर रही हैं, और इसको इसको हम कहते हैं, ये क्या है, पॉलीजीन है। ईच जीन इन द पॉलीजेनिक ट्रेट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फिनोटाइप टू अ वेरिंग डिग्री, ठीक है। जैसे एग्जांपल हाइट है, अब ये जो हाइट वाला पैरामीटर है ये डिफरेंट जीन जो कि डिफरेंट लोकाई पे मौजूद हैं इसको जो है वो इनकोड कर रही हैं, तो इनका डिफरेंट ही इम्पैक्ट होगा, कुछ पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे और कुछ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे बुक में अगर हम देखें तो वीट ग्रेन्स की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जो कि क्या है फ्रॉम वाइट टू डार्क रेड। तो अगर अब इसमें हम देखें तो जो प्योर वाइट लाइन है इसमें 3 तरह की जो है वो अलील्स हैं, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अगर डोमिनेंट अगर कैपिटल में होगी तो वो डोमिनेंट होगी, अगर स्मॉल में होगी तो वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो प्योर रेड लाइन है इसमें क्या होता है कि ये प्योर रेड लाइन का प्योर वाइट लाइन से जब अगर क्रॉस करवाया जाए तो प्योर रेड लाइन इसमें अगर हम देखें कि ए बी और सी ये कोड करती हैं किसके लिए, रेड कलर के लिए। तो ये इसमें इक्वल डोज होती है रेड कलर की। अगर तो तमाम की तमाम कैपिटल में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये प्योर रेड कलर है, और अगर सब की सब जो है वो प्योर वाइट लाइन है तो वो क्या होंगी, वो उसके अंदर कोई भी रेड कलर की जो अलील है वो प्रेजेंट नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर तीनों एक एक होंगी, यानी कि 3 जो हैं वो रेड कलर की अलील होंगी और 3 ही वाइट कलर की होंगी, तो वो क्या होगा, मीडियम रेड होगा, क्योंकि डोमिनेंट अलील 3 जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका जब क्रॉस करवाया गया ट्रू ब्रीडिंग डार्क रेड ग्रेन प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग वाइट ग्रेन प्लांट, तो ऑल F1 ग्रेन्स हैड लाइट रेड कलर। ठीक है, तो मीडियम रेड कलर इसका आया, जो कि इंटरमीडिएट था बिटवीन 2 पेरेंटल शेड्स। ठीक है, एक वाइट शेड थी एक रेड शेड थी, जो बीच में आया वो क्या था, मीडियम रेड था। तो लेकिन जैसे कि पीछे हमने जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में देखा था, तो ये शुरू में यही लग रहा था कि शायद ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लेकिन जब इनकी ग्रोथ हुई और उनको बाद में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया गया तो इसके जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े से शॉकिंग थे। उसमें क्या हुआ कि जो ग्रेन्स थे 7 शेड्स ऑफ कलर इन द रेशो 1, 7 कलर की शेड्स जो हैं वो आई थी। इसमें से सिर्फ एक डार्क रेड था और एक वाइट था, यानी कि एक पेरेंटल जो थे वो सिर्फ एक एक थे। उसके बाद 6 मॉडरेटली डार्क थे, मॉडरेटली डार्क रेड थे, 15 रेड थे, 20 लाइट रेड थे, 15 पिंक थे और 6 जो है वो लाइट पिंक थे। अब अगर जब इसको देखा गया तो इसमें देखा उन्होंने कि अगर तो कोई भी रेड वाली डोज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी रेड को जो इनकोड करती है अलील यानी कैपिटल वाली डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो वाइट होंगे। अगर एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, ठीक है, वो इस फॉर्म में भी हो सकती है, यानी ए भी अगर प्रेजेंट है या बी प्रेजेंट है या सी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ये लाइट पिंक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लाइट पिंक। और अगर दो प्रेजेंट हैं, वो ए की फॉर्म में भी हो सकता है, वो ए या बी हो सकता है या ए सी हो सकता है। इसके अलावा बी की दोनों फॉर्म्स भी हो सकती हैं, बी और सी या सी की दोनों फॉर्म्स भी हो सकती हैं। यानी टोटल जो है वो एक जीनोम के अंदर 2 डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो पिंक होगा कलर। और अगर 3 जो है वो रेड वाली अलील्स प्रेजेंट हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, वो 2 ए की और 1 बी की भी हो सकती है, 2 ए और 1 सी भी हो सकता है, 1 ए और 2 बी, इस तरीके से किसी भी फॉर्म में 3 टोटल डोमिनेंट अलील प्रेजेंट हैं, तो वो क्या होगा, वो लाइट रेड होगा। और अगर 4 डोमिनेंट अलील प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा, वो रेड होगा। और अगर 5 हैं तो वो क्या होगा, मॉडरेटली डार्क रेड। और अगर 6 की 6 प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, रेड होगा। अब अगर हम इसमें देखें तो हमने देखा कि जब 0 था तो 0 से जब हम फर्दर जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई रेड कलर वाली प्रेजेंट नहीं है, फिर नेक्स्ट में आया तो हल्का सा रेड कलर आया तो वो लाइट पिंक हुआ, फिर पिंक हुआ, फिर लाइट रेड, फिर मॉडरेटली डार्क रेड और फिर रेड। इसी तरीके से अगर हम इसी तरह अगर हम और जो 2 फैक्टर हैं, एक ह्यूमन स्किन कलर जो है वो भी जो है वो एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है जो कि कंट्रोल होता है 3 to 6 जीन पेयर्स से। तो जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उतना ही ज़्यादा जो उसका डार्कर है वो कलर होगा। ठीक है,
जो एक चाइल्ड है उसका जो कलर है वो अपने पेरेंट्स की निस्बत डार्क भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है या उसका एक्सपोजर टू सन कितना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें डिपेंड करते हैं, और इसमें ये भी फ़र्क आ जाता है कि जीन जो है वो कितनी डोमिनेंट जीन इसमें प्रेजेंट है या रिसेसिव प्रेजेंट है। अगर हम ह्यूमन हाइट की बात करें तो ये जो है ये मोर कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉलीजेनिक ट्रेट है। तो जो हमें कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड जो है वो इसके थ्रू ही हम समझ सकते हैं। अब देखिए, अभी जब हमने बात की तो हमने कहा था कि दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में एक एक्सट्रीम इसकी शॉर्ट है और एक एक्सट्रीम इसकी क्या है, टॉल है। इनके बीच में अगर हम देखें तो ये इतनी जो है ये ये बन रही है वाइड रेंज ऑफ फिनोटिपिक ट्रेट्स। ठीक है, फिनोटाइप बन रही है वाइड रेंज। इसमें देखें, अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इंडिविजुअल को स्टार्ट करें तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट के लोग बहुत कम होते हैं। जो नेचुरली हमारे इर्द गिर्द जो लोग पाए जाते हैं वो इसी हाइट में पाए जाते हैं, जो कि इसकी मीन वैल्यू है। तो जितनी ज़्यादा अलील होंगी शॉर्टनेस के लिए उतनी ही जो हाइट है वो शॉर्ट होगी, जितनी ज़्यादा अलील होंगी टॉलनेस के लिए उतनी ही टॉल हाइट होगी। और अगर जैसे हमने पीछे जो ग्रीन कलर के वीट का जो हमने ग्रीन कलर देखा उसके अकॉर्डिंग ही होगा कि अगर शॉर्टनेस की कम होती जाएंगी तो फिर जो है वो टॉलनेस की तरफ जाते जाएंगे, और अगर टॉलनेस से कम होती जाएंगी तो वो शॉर्टनेस की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रेट होती है ये कंट्रोल होती है मैनी पेयर ऑफ जीन्स जो कि डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है ये हिस्टोग्राम बना हुआ है इसका इसको ही इसके थ्रू ही जो है वो टंग रूलिंग को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब टंग रूलिंग क्या है कि कुछ लोगों के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी टंग का जो है बाहर निकाल के रोल कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों में ये रोल नहीं होती। तो ये क्या है, ये कि डिसकंटिन्यूस वेरिंग इम्पैक्ट है, इसके दरमियान में कोई भी जो है ना फिनोटाइप रेंज नहीं आ रही, या तो रूलर्स होंगे लोग या नॉन रूलर्स होंगे, तो इन बिटवीन कोई नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हाइट क्लास है ये सेंटीमीटर्स में मैयर की गई है, इसमें भी देखें तो ये 60 है। तो इसमें देखें ये कम इंडिविजुअल हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो मीन वैल्यू पे जाके जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल फॉल करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है हाइट में तो फिर ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो ये एक हिस्टोग्राम है, ये एक बेल कर्व्ड शेप बनती है ऐसे करके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में कम होते हैं, फिर इंक्रीज़ होता है, फिर मीन वैल्यू पे जाके जो है वो एपिक्स पे जाके ये सबसे मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद जब ये ज़्यादा इंक्रीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर ये नीचे की तरफ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक बेल कर्व्ड शेप। और ये जो है ये रूलर्स और नॉन रूलर्स का जैसे हमने पीछे भी देखा, तो इसको हम बार ग्राफ से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि लिंकेज ग्रुप या जीन लिंकेज। अब क्या होता है कि डिफरेंट जो करेक्टर्स होते हैं किसी भी बॉडी में, वो क्या होते हैं कि उनको थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रही होती हैं। अब वो जो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के लिमिटेड नंबर पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम देखें कि ह्यूमंस में हमने देखा कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन्हीं 46 क्रोमोसोम्स पर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ जीन प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट है वो क्या होती हैं, वो लिंक्ड होती हैं, आपस में उनका लिंकेज ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है जिसमें तमाम जीन्स एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक साथ बनती रहती हैं उनको हम कहते हैं लिंकेज। ठीक है, तो जितने ज़्यादा क्रोमोसोम के नंबर पेयर होते हैं, होमोलोगस पेयर जितने होते हैं उतने ही जो है वो लिंकेज का जो है वो ग्रुप होता है। लाइक अगर ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो इसमें 23 होमोलोगस पेयर्स हैं, तो इसमें जो लिंकेज ग्रुप होगा वो भी कितना होगा, 23 होगा। जैसे एग्जांपल दी हुई है कि जीन्स जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की, हीमोफीलिया, गॉट की, वो एक लिंकेज ग्रुप बनाती हैं एक्स क्रोमोसोम पे। इसी तरीके से जीन जो है वो सिकल सेल एनीमिया की, लिक्यूमिया की, एल्बिनिज्म की जो है वो एक अदर जो है वो दूसरा लिंकेज ग्रुप बनाती हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अब ये जो जीन लिंकेज है ये मिनिमाइज कर देती है चांस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब हमने पीछे पढ़ा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में, जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, तो हमने देखा था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं आपस में लिंक्ड होती हैं, वो जो है वो इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट नहीं कर सकती। जो जब इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट ही नहीं करती तो फिर जो जो कॉम्बिनेशन है वो ही न्यू नहीं बनते, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि लिंकेज टू जीन्स ऑन सिंगल पेयर ऑफ होमोलॉग नो एक्सचेंज अगर। ठीक है, तो ये अगर ये ए बी है तो इसके जो गेमीट्स बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, ए और बी ही बनेंगी। इन दोनों के गेमीट्स जो है वो बिल्कुल इनके अंदर कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, तो जैसे पेरेंट्स के जो अपीयरेंस है वैसे ही जो है वो ऑफ स्प्रिंग की भी अपीयरेंस होगी।
नेक्स्ट अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो ये होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो क्या कर सकते हैं, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं सेगमेंट्स का। जैसे यहाँ पर देखें तो ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है, तो ये जो दोनों हैं ये क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब क्या करेंगे, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अपने सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे। सेगमेंट मींस के जो डीएनए है या जीन्स हैं उनकी जो है वो शफलिंग हो जाती है क्रोमोसोम्स में। अब क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस करती है जेनेटिक वेरिएशन। देखे ना, पहले यहाँ पे ये ब्लू था, लाइक ये रेड था, तो अब ये क्या हो गया कि एक नया कम्बिनेशन बन गया है, ब्लू और रेड का कम्बिनेशन बन गया है। तो ये जो नए वाले जो होंगे इनको हम कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये क्या हो रहा है कि मियोसिस विद नो क्रॉसओवर बिटवीन द जीन। अब क्या होता है कि लिंकेज ग्रुप के दरमियान में जितना कम डिस्टेंस होगा, जितने ज़्यादा वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, जितने ज़्यादा होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा जो लिंकेज ग्रुप है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, और वहाँ पर जो है वो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। लेकिन जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में, और जितने दूर होंगे लिंकेज ग्रुप्स, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं ये क्रॉसिंग ओवर के कि वो जो है वो हैपन हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये हम कहें कि इनके लिंकेज ग्रुप जो है वो क्लोज थे, तो इनसे जो गेमीट्स बनेंगे वो सेम तरह के गेमीट्स बनेंगे, तो वो सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, पेरेंटल होंगे। ठीक है, यहाँ सारे आपको नज़र आएंगे होंगे कि ये सेम जो है वो पेरेंट्स की तरह के होंगे। अब ऊपर इसमें देखें तो ये ए बी है कैपिटल में, तो यहाँ पे भी ए बी कैपिटल है, ये भी ए बी कैपिटल है, ये भी ए बी कैपिटल है, ये दोनों जो है ये स्मॉलर में है और ये भी दोनों स्मॉलर में हैं। अब लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो क्रॉस ओवर होता है इसमें क्या हो रहा है कि पहला जो है वो ए बी है, दूसरे जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये तो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये जो दोनों हैं इनके दरमियान में नहीं हो सकता, हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान में होता है। इसलिए जो सेंटर वाले गेमीट्स होंगे सिर्फ वही चेंज होंगे। ऊपर वाला जो है वो भी पेरेंटल होगा, नीचे वाला जो सबसे लास्ट वाला है वो भी क्या होगा, वो पेरेंटल होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए वाला जो था, जो पहले ए बी था, उसने क्या किया, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया बी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से जो ए वाला है वो ऊपर वाले बी की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो नए रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं वो क्या है कि एक कैपिटल ए जो है वो चला गया स्मॉल बी के पास, और यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो चला गया है कैपिटल बी के पास। तो ये जो नए बन रहे हैं इनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, और जो पेरेंट्स जैसे हैं उनको हम कहेंगे पेरेंटल। अब इन क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है वो क्या होता है कि जो वेरिएशंस हैं वो जो ज़्यादा आती हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, और ज़्यादा जो है वो हैप्लॉइड जो है वो सर्वाइव करते हैं। अब ये जो इसमें ये इसमें अगर हम देखें तो ये जो बन रहा है इसको हम कहते हैं क्यास्मेटा। ठीक है, जो सेंटर में इसके बन रहा है क्रॉस ओवर जहाँ पे बन रहे हैं इसको हम कहते हैं क्यास्मेटा। क्यास्मेटा फॉर्मेशन होती है। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं फिर बाद में सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से, और फिर जो है वो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन जाते हैं, और फिर 4 हेप्लॉइड जो है वो गेमेट्स इससे बनते हैं। 4 टाइप्स ऑफ गेमेट हमने देख लिया कि बन रहे हैं। 2 जो है वो पेरेंटल कम्बिनेशन के हैं जो कि लिंक जीन्स हैं, ए बी और स्मॉलर ए बी और कैपिटल ए बी, और 2 जो है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ जीन्स बन रही हैं जो कि एक कैपिटल ए और स्मॉल बी, और स्मॉल ए और कैपिटल बी। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो फिर जो है वो पेरेंटल टाइप्स के गेमेट्स ही बनते हैं। जो पेरेंटल टाइप के गेमेट्स होते हैं वो पेरेंटल टाइप के ऑफस्प्रिंग पैदा करती हैं। जो रिकॉम्बिनेशन गेमेट्स होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के जो है वो गेमेट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो प्रोपोर्शन होता है जो प्रोपोर्शन होती है रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का बिटवीन 2 जीन पेयर्स एज कम्पेयर टू सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन।
अब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन लोकाई, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा लिंक्ड जीन के दरमियान में, उतना ही ज़्यादा जो है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। बेसिकली ये है कि ये कि प्रोपोर्शन है, एक रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितने बन रहे हैं 2 जीन पेयर्स में, ठीक है। पीछे हमने देखा है ना कि ये 2 जीन के पेयर हैं, एक ये और एक ये, इनके बीच में कितने जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बन रहे हैं कंपेयर टू सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 4 टोटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और इसमें से 2 जो हैं वो क्या हैं, वो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं। तो ये जो जीन्स हैं ये मैप कैन बी मैप्ड ऑन अ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ देयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इनके जीन्स की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्रोमोसोम को के ऊपर उनको मैप किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास ये एक हेट्रोजाइगोस है जिसमें ए बी और ए बी, ठीक है, जिसमें ए 2 लील हैं, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, और बी की भी एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव। इसका बैक क्रॉस करवाया गया है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो इसमें अब अगर इसमें देखें तो इसमें तो एक ही तरह का गेमीट बनेगा जो कि क्या होगा, स्मॉल ए बी। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 4 टाइप के गेमीट्स बनेंगे, 2 तो होंगे पेरेंटल, एक होगा कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी। जैसे ये कैपिटल ए बी और स्मॉल बी, ये जो दोनों हैं, ये ऊपर वाले जो दोनों हैं ये जो हैं ये पेरेंटल हैं। इसके बाद जो है वो क्या होगा कि ये ए और बी, कैपिटल ए और स्मॉल बी, और यहाँ से स्मॉल ए और कैपिटल बी, तो ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं। तो अब ये जो इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पेरेंटल टाइप ही बनेगा, एक कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी, ठीक है। इसी तरह ये भी जो है इसके साथ मिलेगा तो ये पेरेंटल जो रिसेसिव पेरेंट था उसकी तरह का होगा। अब ये जो है ये एक नई चीज़ आएगी कि एक कैपिटल ए और स्मॉल बी है और दूसरा जो है वो दोनों रिसेसिव हैं। इस तरीके से एक स्मॉल ए और कैपिटल बी है, जब इसके साथ मिलेगा तो ये एक नया फॉर्मेशन बनेगा। अगर हम पेरेंट्स में देखें तो ये वाला फॉर्मेशन, तो ये वाला फॉर्मेशन और ये वाला फॉर्मेशन जो है ये हमें पेरेंट्स में नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो यहाँ पे पेरेंटल देखें तो ये 40% बन रहे हैं और ये भी 40 है और ये 10 है और ये 10 है। तो पेरेंटल टाइप बन रही है 80 और रिकॉम्बिनेंट टाइप बन रही है 20। तो हमने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो हम ऊपर 20 लेंगे और टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 80 पेरेंटल और 20 रिकॉम्बिनेंट, तो टोटल हो जाएंगे 100। तो जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या आएगी 20%, यानी कि रिकॉम्बिनेशन जो है वो कितने हैं 20% है। तो अगर हम जीन मैपिंग की बात करें तो अगर वो कह रहे हैं कि इफ़ 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट मैप डिस्टेंस, कि अगर 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो तो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे जो है वो जीन्स पाई जाती हैं। तो अगर 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, 20 यूनिट्स होगा।